वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज हम लोग इस बिहार एसआई सीरीज का डे 5 कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 32 स्लाइड्स हैं एंड ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 75 प्लस क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिहार स्टैटिक पोर्शन मैंने कवर किया है, बिहार करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो इंडेक्सेस हैं वो मैंने कंप्लीट किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री पोर्शन से और स्टैटिक जीके से हमने कंप्लीट करा है इस वीडियो में। इससे पहले के जो 4 वीडियो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन आप सारे देख लीजिएगा। फुल्ली डेडिकेटेड है जो आपका बिहार ऐसा एग्ज़ाम आने वाला है 2023 में। एंड ये सारे के सारे सीरीज जो है ना, ये 24 के बीपीएससी एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बिहार स्टैटिक पोर्शन से एंड बिहार करंट अफेयर्स जो इसमें हमने कवर किया है उससे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है? सबसे ज्यादा टी इंडस्ट्री जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है किशनगंज में। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में चाय की खेती जो है ये 1982 में किशनगंज जिले में शुरू हुई थी फर्स्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रति व्यक्ति औसत पर किस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम है? In which state has the lowest GDP at an average per capita in India? तो ये कौन है? ये है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर है तो साउदर्न पार्ट में है, साउथ इंडिया में है। और 2008 में यही गौरतलब है कि 2008 में पटना का जो पर कैपिटा इनकम था वो बैंगलोर और हैदराबाद की तुलना में बहुत अधिक था। तो 2008 में ये था और अभी 2023 चल रहा है, बिहार का सबसे कम है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव योजना शुरू की गई है? तो ये स्टार्ट किया गया है मधेपुरा में। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेनेशन में, वो आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा भारतीय रेलवे के साथ फ्रांस के एल्स्टॉम एसए का एक संयुक्त उद्यम है। किसका है? तो मधेपुरा भारतीय रेलवे के साथ फ्रांस के एल्स्टॉम एसए का है, ठीक है। और 11 वर्षों की अवधि में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भारतीय पटरियों पर चलने के लिए डिजाइन किए गए 800 उच्च शक्ति वाले इंजनों के उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है ये। एम आपने देख लिया। और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है ये स्टार्ट कभी हुआ है? ये हुआ है 11 अक्टूबर 2017 से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं आई थिंक हिंदी में इसको कन्वर्ट करना भूल गई हूँ, सो हम देख लेते हैं। विच वॉज द राइटर ऑफ फेमस पैट्रियोटिक गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के राइटर कौन है? तो ये कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण युग की तरह बिहार राज्य के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये शिक्षा विभाग बिहार जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या न्यूनतम है? तो ये सिवान जिले में है। और सिवान जिला जो है ये 1972 से सारण प्रमंडल का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? सारण प्रमंडल का। जिले के पहले अलीगंज सिवान जिले को जो है वो पहले अलीगंज सिवान के नाम से जाना जाता था। राजा अली बख्श खान के नाम पर इसका नाम अलीगंज सिवान रखा गया था। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहारिस्ताने रैबी गैबी की रचना किसने की थी? तो ये मिर्जा नाथन ने की थी, ठीक है। आई थिंक ये गैबी होगा, गैबी नहीं होगा। बहारिस्तानी गैबी मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के तहत बंगाल, कूच बिहार, असम और बिहार के इतिहास पर 17वीं शताब्दी का एक क्रॉनिकल है। मिर्जा नाथन जो है वो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में बंगाल
में एक मुगल अधिकारी थे। तो ये सारी चीजें इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में आयोजित बांकीपुर कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये रघुनाथ सिंह RN माधोलकर ने की थी। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ये डिवोटेड हिंदू थे और एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स लाइक फीमेल एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रिमूव ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए काम किया, विधवा के भले के लिए काम किया और फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीजें सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किसान तेल कूपन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 2008 में की गई है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किस राज्य के सबसे निकट है? तो ये ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल के नजदीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल जो है वो 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दोनों चीजें आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। झारखंड और तमिलनाडु का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्रमशः, यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो भारतीय राज्यों में 13th पोजीशन पे है, 13वें स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ हम जो लेटेस्ट रैंकिंग है 2023 का वो कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं, ये आप देख लीजिए क्या है, इंडेक्सेस हैं, इसके बाद किसके द्वारा पब्लिश किया गया है वो है, और कौन टॉप किया है, कौन सा कंट्री वो है, और इंडिया का रैंक है। ओके, देखते हैं सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ये WIPO दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। टॉप किया गया है इन कंट्रीज के द्वारा, और इंडिया का रैंक जो है ये 42nd है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है? ये 8वां है। और रैंक 4 पे कौन है? डेनमार्क। और टॉप 3 पोजीशंस जो हैं ये ऑक्युपाइड नहीं है, मतलब अभी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन रिलीज करती है? तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो IATA है ये रिलीज करती है, और इसमें आपको इंडिया का पोजीशन देखना है तो 84th पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो कौन है? फर्स्ट पोजीशन में टॉप 3 पोजीशंस जो है इसमें आपको देखना है, साउथ कोरिया है, जर्मनी एंड स्पेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 काफी इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड, ये तो बस नाम आपको रटा ही होना चाहिए अब तो। डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये तीनों ही कंट्रीज हैं। और 126 पोजीशन पे इंडिया है, 126 पोजीशन पे। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 42nd पोजीशन है इंडिया का। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 8th पोजीशन है इंडिया का। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 84th पोजीशन है इंडिया का। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में कौन सा पोजीशन है फ्रेंड्स? ये 126th पोजीशन है इंडिया का, 126वां पोजीशन है इंडिया का। नेक्स्ट है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो है टॉप किया गया है UAE, स्वीडन एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली, एंड इंडिया का पोजीशन है 144th। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा, और इंडिया का पोजीशन है 108। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया का पोजीशन 13th है, और अफगानिस्तान का पोजीशन जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये USA, रशिया एंड चाइना के द्वारा टॉप किया गया है, और भारत का पोजीशन जो है ये 4थे स्थान पर है। तो ये हमने कुछ इंडेक्सेस देखे हैं 2023 के, टॉप इंडेक्सेस देखे हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए हैं वो किसके टाइम में आया है, उनका यात्रा वृतांत जो है वो क्या कहलाया, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी, किस पे लिखी, वो सारी चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायमिकस से। डायमिकस जो है ये मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइक आपने लिख लिया डायमिकस। ओके, डायमिकस ये कहाँ से आया था, कहाँ का यात्री था, किसके शासनकाल में आया था, ईयर क्या था जिस ईयर में ये आया था, इसने कौन सी बुक लिखी, ये कब गया, ये बस इतना ही इस तरीके से आपको लिख लेना है। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल वे में मत लिखिएगा, डायग्रामेटिक वे में आपको चीजें हमेशा के लिए याद रह जाती है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायमिकस के लिए। सीरिया से आया था, ठीक है। एंटीओकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था। तो किसके द्वारा? एंटीओकस वन के द्वारा बिंदुसार के शासनकाल में आया था, सीरिया से आया था, एंटीओकस का दूत था, बिंदुसार के शासन में आया था। और स्ट्रैबो के लेखों में हमें डायमिकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं, ये याद रखिएगा आप। और उसके बाद है कि उसके विवरण के अनुसार बिंदुसार ने सीरियन नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक मौर्य दरबार में भेजने को कहा था। सीरियन नरेश ने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी, पर यूनानी दार्शनिक भेजने में असमर्थता व्यक्त की। तो ये कहानी के तौर पर आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा हेनसांग। ये बौद्ध यात्री था, चीनी यात्री था, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 से लेके 643 ईस्वी तक ये इंडिया में रहा। टोटल 14 ईयर्स तक इंडिया में रहा। और इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में भी रहा, कन्नौज में, और अपने पूरे अनुभवों को इसने CU की नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया है। हेनसांग के अनुसार सम्राट शीलादित्य हर्ष अपने राज्य की 3/4 आय जो है 3/4 आय धार्मिक कार्यों पर व्यय करते थे। सती प्रथा का प्रचलन था, दंड विधान कठोर था, और लोग ईमानदार थे और मांस, प्याज व मद्यपान का सेवन नहीं करते थे। जाति प्रथा जो थी ये कठोर थी। हेनसांग के तीर्थयात्रियों का राजकुमार, इसको हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, दैट इज प्रिंसेस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अलबरूनी। अलबरूनी किसके दरबार में आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था भारत 11वीं शताब्दी में। और तहकीके हिंद जो है इसकी ग्रंथ थी, इसमें भारत के संबंध में अपना इसने डिस्क्रिप्शन दिया है। और अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज 16 जातियों में विभाजित था। ओके, 11वीं सेंचुरी में 16 जातियों में विभाजित था। उसकी किताब में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, वैश्य जाति की दशा में गिरावट, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुप्रथाओं का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटली यात्री थे, इटालियन ट्रैवलर थे। 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के लिए निकला था ये, और 1299 ईस्वी में भारत में आया था। पांड्य राज्य के कयाल बंदरगाह पर आया था। ओके, पांड्य राज्य का शासन था, पांड्य का शासन था, और कयाल बंदरगाह पर आया था। पांड्य शासिका रुद्रम्बा देवी जो है वो उस वक्त शासन कर रही थी, और उसने अपनी यात्रा वृतांत को द ट्रैवल्स नामक पुस्तक में लिखा, जिसमें दक्षिण के यात्रा की आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विशेष व्यापार और वाणिज्य का वर्णन किया गया है। इसने भारत भ्रमण जो है ये 2092 से लेकर 2093 ईस्वी में किया। और इसकी एक अन्य पुस्तक सर मार्को पोलो की पुस्तक में भारत के आर्थिक इतिहास, दैट इज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बारबोसा पर देखते हैं। बारबोसा जो है ये पुर्तगीज ट्रैवलर था, पुर्तगाली यात्री था। डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था, ये इसका फुल नेम है। और 1510 से लेकर 1516 की कार्यावधि थी इसकी कार्यावधि जिसमें वो आया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुभाषी ट्रांसलेटर था। किसका? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का ट्रांसलेटर था। कौन? बारबोसा। विजयनगर की सामाजिक दशा, अर्थव्यवस्था और राज्य की नीतियों आदि के बारे में उसके द्वारा
दिया गया विवरण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कृष्णदेव राय की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता था। इसने अपना यात्रा वृतांत जो है द बुक ऑफ दोराते बारबोसा नामक पुस्तक में लिखा है, और इसमें सती प्रथा का भी इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट है बर्नियर। बर्नियर जो है ये 1658 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा और फ्रेंच यात्री था, फ्रेंच ट्रैवलर था, जो पेशे से क्या था, डॉक्टर, चिकित्सक था, और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था बर्नियर। इसने लगभग पूरे भारत की यात्रा की थी और ग्रंथ जो था इसका ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में तत्कालीन हिंदू मुस्लिम समाज के तौर तरीकों और रस्म रिवाजों और व्यापार वाणिज्यिक आदि का सजीव और तथ्यपूर्ण विवरण लिखा है इसने। सजीव और तथ्यपूर्ण विवरण लिखा है इसने। नेक्स्ट विलियम फिंच जो है, फिंच हॉकिंस के साथ ही 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। उसने 17वीं शताब्दी के भारत के व्यापारिक मार्गों सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सिकरी जैसे विख्यात नगरों, दुर्गों और जिलों, धार्मिक परंपराओं आदि का विस्तृत वर्णन किया है। सलीम और अनारकली की कथा का उल्लेख इसने किया था और ये एकमात्र विदेशी यात्री था ऐसा करने वाला। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था, जो कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में ये रहा था। इसके बाद है हमारा बर्नियर तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा थॉमस रो। ब्रिटिश दूत था ये और 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा की थी इसने। किसके शासनकाल में आया था ये क्लियर हो गया, जहांगीर के शासनकाल में आया था कौन, थॉमस रो। और उसने मुगल साम्राज्य और अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक अ वॉइस टू ईस्ट इंडीज में लिखा है। ओके, उसने मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्रों और भ्रष्टाचार के विषय में लिखा है और ये 4 इयर्स तक इंडिया में रहा। तो नेक्स्ट है डोमिंगोस पेरेज। ये एक पुर्तगाली यात्री था। 1510 ईस्वी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये नाम बहुत कम सुना होगा आपने। उसने अपने यात्रा विवरण में विजयनगर पर तथ्यपूर्ण वर्णन दिया है और सामाजिक बुराइयों का वर्णन जो है उसने अपनी पुस्तक डोमिंगोस की कथा स्टोरी ऑफ डोमिंगोस में बलि प्रथा, पशु यज्ञों, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वैश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि का स्पष्ट वर्णन किया है। नेक्स्ट चाओ जू कुआ। यह चीनी व्यापारी था और इसने चू फान ची नामक पुस्तक में भारत की व्यापारिक वर्णन किया है। ये नाम से ये इसकी बुक का नाम आप याद कर सकते हैं, सिमिलर ही है। निकोलो कोंटी जो निकोलो डी कॉन्टी इसका पूरा नाम था, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था और इटली का निवासी था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 से लेकर 1421 तक ये भारत में रहा और इसने अपनी यात्रा का विवरण जो है वो लैटिन भाषा में किया है और विजयनगर साम्राज्य के बारे में किया है। इसने यहाँ के शहर, राज दरबार, प्रथाओं, त्योहारों का वर्णन अपनी बुक में किया है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक में है। मेगास्थनीज जो है ये यूनानी था और सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। 302 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक मौर्यकाल साम्राज्य की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र में रहा। कौन रहा? मेगास्थनीज मौर्य काल की मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और उसके बाद इनका जो मूल ग्रंथ था वो नष्ट हो गया और उसके बाद यूनानी यात्रियों स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन आदि के द्वारा दिए गए उदाहरणों से मेगास्थनीज के विवरण के संबंध में जानकारी मिलती है। ओके, फिर शानबैक ने उसके द्वारा दिए गए विवरण पर संग्रह कर अंग्रेजी में अनुवाद किया। मेन इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और पाटलिपुत्र में रहा था। ये चीजें हो गई और इसके बाद है डायनोसियस। डायनोसियस जो है ये मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फ का राजदूत था और बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था।
डायमेकस की ही भांति स्ट्रैबो आदि परिवर्ती यूनानी लेखकों के विवरणों में इसके तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर उदाहरण मिलते हैं। ओके, फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, चीनी बौद्ध यात्री था और मेन इसका एम था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और उसको फॉलो करना, उसका अनुशीलन करना। धार्मिक प्रवृत्ति का था ये और धार्मिक अवस्था विशेषकर बौद्ध धर्म की स्थिति पर विशेष प्रकाश डाला इसने। यहाँ तक कि अपने वृतांत में वह भारतीय सम्राट के नाम पर उल्लेख तक नहीं करता था और उसका समय उस समय की सामाजिक व्यवस्था का उसके द्वारा विशेष वर्णन मिलता है। लास्ट है आज का जो हम देखने वाले हैं, दैट इज इत्सिंग। इत्सिंग जो है ये चीनी यात्री था, 771 से लेके 95 तक ये इंडिया में रहा, बौद्ध यात्री था और बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था एक्चुअली। और इसने अपनी पुस्तक प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत का वर्णन किया है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये हम साइंस के देखने वाले हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मैंने शायद सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस डाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक 15-20 क्वेश्चंस होंगे ये, वन लाइनर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चंस आपके सामने है फ्रेंड्स, और जो जो टफ वर्ड्स होंगे उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट जरूर करूंगी सो डैट कि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, चैनल पे जो भी वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दैट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। तो ये क्या है, ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर का कौन सा हिस्सा जो कभी आराम नहीं करता है, तो ये दिल, हार्ट। अगर ये आराम करेगा तो हम हमेशा के लिए आराम के मोड में ही चले जाएंगे। जब आंख में धूल पड़ती होती है तो उसका कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा ओके, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नेत्र श्लेष्माला। नेत्र श्लेष्माला ये वर्ड मैं इन हिंदी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, इसलिए माफ कीजिएगा अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आई डिजीज नियर साइटनेस इज कॉल्ड, तो ये मायोपिया इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का रंग शंकु में मौजूद वर्णन पर निर्भर करता है, तो क्वेश्चंस ये क्या है वो हम देख लेते हैं। आई कलर डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द कोन्स, तो किस पे डिपेंड करता है, शंकु में मौजूद वर्णक पर डिपेंड करता है। गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो रेडॉन। कोबाल्ट 60 किस चीज में यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पिनियल ग्रंथि कहाँ है, तो ये है मस्तिष्क में। और मेनिंजाइटिस रोग जो होता है उससे क्या प्रभावित होता है, तो ये ह्यूमन ब्रेन मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम शरीर के तापमान के कारण शरीर के अतिरिक्त गर्मी के नुकसान के परिणाम स्वरूप हाइपोथर्मिया होता है, तो मनुष्य में होता है। और ये इंग्लिश में हम एक बार देख लेते हैं, ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर लॉस ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम बॉडी रिजल्ट्स इन हाइपोथर्मिया ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पत्ते जैसी संरचना वाली समूह ग्रंथि पाई जाती है, तो ये नर तिल चट्टे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने के नियामक केंद्र है, तो ये मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर रेगुलेटरी सेंटर ऑफ स्वैलोइंग, तो ये मेडुला ओब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 deficiency cause male anemia, विटामिन B6 deficiency cause male anemia। विटामिन B6 की कमी पुरुष एनीमिया का कारण बनती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये है वसा और डेट इज फैट। फिर है क्वेश्चन, बैंकाइटिस की डिजीज जो है ये कैसे डिजीज है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, श्वसन तंत्र की बीमारी है। पेप्सिन एक उदाहरण है, तो ये पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का। अच्छा मुझे बताइए
कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, इसके लिए इसको कंप्लीट सोर्स फूड का नहीं माना जाता है। तो मिल्क में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। ओके, ये आप याद रखिएगा। सो टोटल 33 स्लाइड्स थे हमने जो आज कंप्लीट किया है, 33 स्लाइड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।